तो कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है, इसमें कितनी क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें जितनी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सारी चीज़ें तो देखते हैं। द्विघात समीकरण पहले तो होता क्या है। द्वि मतलब आपको पता है, द्वि नाम से ही पता चल रहा है दो, और घात मतलब जो पावर है उसकी। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये क्या है, ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका द्विघात समीकरण का। ठीक है, द्विघात मतलब दो घात जिसमें x की सबसे ज़्यादा घात कितनी होगी, दो होगी, वो क्या होगा, द्विघात होगा। तो आपको जब इसको बचा के रखना है, ये भी एक द्विघात समीकरण, क्यों, क्योंकि इसमें x की घात कितनी है, दो है। जो भी समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, एक तो इक्वल साइन होना चाहिए, दूसरी चीज कि x² का यहाँ पर कोफिशिएंट है मैक्सिमम, इसलिए इसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण। अगर यहाँ दो की जगह हो जाता तीन तो ये कौन सा आता, तीन घात समीकरण हो जाता, या क्यूबिक इक्वेशन आता, घन समीकरण। ठीक है, मतलब आपको सिर्फ इस पद से मतलब है, ये पद हो या ना हो उससे समीकरण को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें x² हो, x हो और x की पावर 0 का पद हो, इसे हम बोलते हैं एक स्टैंडर्ड समीकरण। कौन सा समीकरण है ये, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें अधिकतम पावर कितनी है, 2। इसके बाद जब आप इसमें देख रहे हो तो a, b और c आपको नजर आ रहा है। ABC क्या है, ABC क्या है, कोई भी एक रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर मतलब जितने नंबर आप जानते हो, प्लस के, माइनस के, ठीक है, पॉइंट वगैरह, करनी, जो भी आप जानते हो, उनमें से ABC कुछ भी हो सकता है। रियल नंबर है मतलब ओरिजिनल, काल्पनिक नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे आयोटा वगैरह ऐसे नहीं होना चाहिए। जितने भी रियल नंबर है वास्तविक संख्या। ठीक है, ABC क्या है, वास्तविक संख्या है। इसके बाद A जो है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। A आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर A 0 हो गया तो ये x² का पद जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये पद ही नहीं रहेगा तो फिर ये द्विघात समीकरण कैसे रहेगा। ठीक है, तो इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब किससे है, a से। तो द्विघात समीकरण होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं कि x² का जो गुणांक है वो कितना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि ABC जो है वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो ये क्या होगा, एक रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। इसके बाद हमें पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सूत्र विधि का। सूत्र विधि क्या होती है, सूत्र विधि से हम निकालते हैं x का मान। ठीक है, x का मान क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से x के दो मान आएंगे, एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। तो दो ही मान क्यों आएंगे, पहली चीज क्योंकि यहाँ x की घात कितनी है, 2 है। x की घात कितनी है, 2 है। x की घात 2 है, इसलिए कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। तो ये जो दो मान है ये कैसे हो सकते हैं, ये दोनों मान या तो वास्तविक हो सकते हैं या तो काल्पनिक हो सकते हैं, या एक वास्तविक और एक काल्पनिक हो सकता है, या फिर दोनों मान बराबर भी हो सकते हैं। तो वही हम देखेंगे कि कब ये अलग अलग होते हैं, कब बराबर होते हैं, कब नहीं होते। अब ये x का जो मान है, हम बोल रहे हैं कि x का मान x की वैल्यू जो है क्या है, ये x की वैल्यू का मतलब है कि जब हम ये जो हमारी वैल्यू आएगी इसको हम जब यहाँ रखेंगे x की जगह पे, यहाँ पर और यहाँ पर x की जगह पे उसे हम रखेंगे समीकरण में, तो समीकरण क्या हो जाएगा, LHS और RHS बराबर हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि ये जो पूरा टर्म है ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पूरा समीकरण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, हमारा x का मान है। ठीक है, ऐसा ही आप वैल्यू पुटिंग जो आप करते हो मन से कि ये 1 रख लिए, 2 रख लिए, -1 रख लिए, तो वो भी क्या होते हैं, वो एक तरीके से तुक्का होते हैं कि आपने जो रखे वो ओरिजिनल में x का मान था और आपने रख दिए, तो वो क्या कर देगा, उसको सेटिस्फाई कर देगा, मतलब क्या हो जाएगा, 0 कर देगा। तो हम सूत्र विधि से निकालते हैं, दूसरा हम निकालते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, पहला तो हम x का मान किससे निकालते हैं, सूत्र विधि से, दूसरा किससे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से, ठीक है। और एक तीसरी मेथड जो मैंने आपको बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो में,
गुणनखंड विधि को किस तरीके से हमने छोटा करते हैं जिससे हम 5 सेकंड के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मान निकाल सकते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर ये मान है क्या। जब हमने इसमें रखे तो x का मान जब हमने उसमें रखे तो उसने क्या कहा, समीकरण को सेटिस्फाई कर दिया, मतलब LHS RHS बराबर कर दिया। इन्हीं मान को हमने एक नाम दे दिया, ठीक है। क्या नाम दे दिया उनको, ये जो x के जो हमारे मान आए, तो 2 मान आएंगे क्योंकि समीकरण की घात कितनी है, 2 है। तो जो 2 मान आए उनको हमने नाम दे दिए मूल, ठीक है, या इसको बोलते हैं हम शून्यक, मूल या शून्यक। और इनको हमने सिंबल क्या दिए, अल्फा और बीटा, ठीक है। मूल या शून्यक, किसको, ये जो x के जो हमारा मान है इसको हमने क्या नाम दे दिए, मूल या शून्यक। और 2 मूल आएंगे तो एक को अल्फा नाम दे दिए, एक को बीटा नाम दे दिए। तो अब होता क्या है कि अल्फा प्लस बीटा, मतलब जब आप दोनों मानों को जोड़ोगे तो हमेशा क्या होगा, -b/a आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो टर्म है बीच वाला, इसको नेगेटिव करके a से डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा, वही उतना ही मान मिलेगा जितना मान आप दोनों शून्यकों को जोड़ने पे मिलेगा। या फिर दोनों शून्यकों का आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, c/a, ठीक है। मूलों का योग कितना होता है, -b/a, और मूलों का गुणा कितना होता है, c/a। इसके बाद अगर आप देख रहे हो कि ये जो समीकरण है आपका, इसको आप a से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दो, a से। क्यों, क्योंकि आप x² का गुणा कितना रखना चाहते हो, 1 रखना चाहते हो। तो आप इसको क्या कर दोगे, a से डिवाइड कर दिया आपने, तो कितना हो जाएगा, x² प्लस b/a x प्लस c/a बराबर 0। ये बन गया आपका। अब आप देख रहे हो कि ये बनने के बाद ये जो b/a है आपको यहाँ कितना दिया, -b/a। अगर आप इसको शून्यक के टर्मों में, मतलब ये जो समीकरण है आप क्या चाहते हो कि शून्यक के टर्म में बन जाए या मूल्यों के टर्मों में आप क्या करो, ये समीकरण बना दो। तो आपको यहाँ -b/a चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर -b आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। तो आपने जब माइनस कॉमन लिए तो इस टाइप से हो गया माइनस, और फिर -b/a x प्लस c/a बराबर 0। अब आपको पता है -b/a किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा के। तो कितना हो गया, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस c/a का मतलब कितना है, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना हो गया, 0। तो आपको इस फॉर्म में भी क्या करना है, समीकरण को याद रखना है। एक तो ये फॉर्म है आपका, ठीक है। इसमें क्या है, ABC के टर्म में है ये। और अगर आपको मान लो कि उनने 2 मूल दे दिया या 2 शून्यक दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ कि समीकरण क्या होगा, आपको ये दे दिया कि ये जो है ये 5 है, ये 3 है, अब बताओ कि समीकरण क्या होगा। तो आप तो सोचोगे कि यार हमें तो पता था कि ABC से समीकरण निकलता है, तो ऐसा नहीं है, शून्यक से भी समीकरण बन सकता है। शून्यक से समीकरण कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। आपको यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू जो भी आपको दी रहेगी वो आपको रखना है और डायरेक्ट आपका क्या निकल जाएगा, समीकरण निकल जाएगा। तो एक ये फॉर्म और एक ये फॉर्म, दोनों फॉर्म आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए समीकरण में। इसके बाद आपको एक तीसरा फॉर्म और पता होना चाहिए, गुणनखंड फॉर्म, ठीक है। ये कौन सा था, ये तो हमारा नॉर्मल था, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म था। कौन सा था, स्टैंडर्ड फॉर्म था। ये कौन सा था, ये हमारा था शून्यक वाला फॉर्म, शून्यक या मूल, शून्यक या मूल का फॉर्म था। इसके बाद आपको तीसरा एक और फॉर्म याद रखना है, क्या होता है, वो होता है x माइनस अल्फा गुणा x माइनस बीटा, ठीक है। x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। और यहाँ पर आपका a हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। a जो है, a क्या है आपका, ये जो a वाला a है, तो ये a हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इससे कोई इतना इशू नहीं है।
तो ये आपका एक थर्ड फॉर्म है। तो 3 फॉर्म आपको याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म, एक मूल या शून्य वाला फॉर्म, और ये कौन सा है, ये गुणनखंड वाला फॉर्म। कौन सा, गुणनखंड। मतलब कि अगर आपको 2 गुणनखंड दे दें, 2 गुणनखंड दे दे कि x-3 और x+5, ये दोनों क्या हैं, एक द्विघात समीकरण के गुणनखंड है, एक द्विघात समीकरण के गुणनखंड है x-3 और x+5। तो आपको बताना है कि द्विघात समीकरण क्या होगा इस फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का गुणा कर दोगे। इन दोनों का गुणा कैसे करोगे, x+5, इनका गुणा करके कितना हो गया, x² -3x+5x, ठीक है। एक बार इसका इसमें, एक बार इसका इसमें, फिर एक बार इसका इन दोनों में, तो +5x -15 कितना हो गया, ये हो गया x² + 2x -15 = 0 लिखना पड़ेगा। इक्वल 0 समीकरण है तो इक्वल में 0 रहना जरूरी है, इक्वल 0। तो ये आ गया आपका फॉर्म। अब यहाँ पर आपको कुछ दे सकता है गुणा में कि x² का गुणांक ये है, तो आपको वो रखना है, तो यहाँ पर वो रखा जाएगा, उसका भी पूरे में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं विविक्तकर। विविक्तकर क्या होता है, ये जो हमारा अंडर रूट में दिख रहा है, ये जो हमारा अंडर रूट में दिख रहा है इतना हिस्सा, b² - 4ac, इसे ही हम क्या बोलते हैं, विविक्तकर। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, d से, b² - 4ac, इसको हम क्या बोलते हैं, विविक्तकर। b² - 4ac, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो हमारे मूल हैं या जो हमारे शून्यक हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रियल है, नहीं है, कैसे क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं बताता, मतलब वो बताता है कि कैसे है, रियल है, इमेजिनरी है, बराबर है, ये हमें समझाता है। तो इससे ये जो है इसका जो मान है, इससे हमें पता चलता है कि कैसे है। तो हम एक चार्ट के थ्रू समझते हैं कि जो डी का जो मान है कैसा कैसा हो सकता है। तो इसको हम 2 हिस्से में लेते हैं। पहले तो ये क्या हो सकता है, तो पहला हिस्सा हमारा क्या हो सकता है कि डी बराबर हो सकता है 0 के, या फिर डी बराबर नहीं होगा 0 के। 2 कंडीशन हो सकती है कि डी बराबर हो 0 की, या डी बराबर नहीं हो 0 के। अगर डी बराबर हो गया 0 के, मतलब b² - 4ac बराबर हो गया 0 के, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमें यहाँ मिल जाएगा कि इसके जो दोनों मूल हैं, ठीक है, दोनों मूल जो हैं वो क्या होंगे, बराबर। अगर d बराबर 0 हो गया तो दोनों मूल भी क्या होंगे, बराबर, मतलब अल्फा बराबर बीटा होंगे, बराबर होंगे। और कैसे होंगे, रियल होंगे, बराबर और वास्तविक, बराबर और वास्तविक। अगर बराबर नहीं है तो फिर हमें क्या होंगे, तो फिर मूल क्या होंगे इसके, असमान तो होंगे, ये तो हमें पता चल गया। ये क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे। बराबर नहीं मतलब असमान, मतलब अल्फा और बीटा भी बराबर नहीं है, असमान है। अल्फा बीटा बराबर नहीं है तो कैसे होंगे, फिर 2 कंडीशन बनाते हैं। अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, या तो डी बड़ा होगा 0 से, या फिर डी छोटा होगा 0 से। जब बड़ा होगा तो बड़ा क्या होगा, ठीक है, 2 कंडीशन हो सकती है। अगर बराबर नहीं है 0 के तो या तो बड़ा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। अगर बड़ा है तो क्या होगा, एक तो हमें पता है कि असमान तो है, असमान मूल तो है, मतलब अल्फा और बीटा बराबर नहीं है, और कैसे है, वास्तविक है। कैसा होगा, वास्तविक, रियल ना होगा, ठीक है, असमान और रियल। अगर छोटा है, डी छोटा है 0 से, डी 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या है कि असमान तो है, और कैसे है, काल्पनिक है। कैसे है, काल्पनिक। मूल कैसे है, काल्पनिक है, इमेजिनरी, मतलब कि उसमें क्या है, अंडर रूट के अंदर क्या है, माइनस का चिन्ह आएगा, नेगेटिव, जिसका हम क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा के फॉर्म में आएगा, कैसा होगा, काल्पनिक होगा। अगर हमारा डी बड़ा है 0 से तो भी इसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन तो क्या है,
कि डी जो है वो क्या हो, एक परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग, तो क्या हो, पूर्ण वर्ग। डी क्या हो हमारा, पूर्ण वर्ग हो, या फिर डी हमारा एक अपूर्ण वर्ग होगा, या तो पूर्ण वर्ग होगा या फिर एक अपूर्ण वर्ग होगा। मतलब कि किसी भी संख्या का स्क्वायर हो सकता है डी, या फिर नहीं होगा। अगर किसी संख्या का स्क्वायर मतलब देखो जब बड़ा है तो हमें पता है कि यहाँ अगर कोई भी प्लस की संख्या है तो या तो वो करनी से बाहर आ सकती है या फिर नहीं आ सकती, दो ही कंडीशन हो सकती है। अगर करनी से बाहर आ सकती है इसका मतलब क्या होगी, वो कोई भी स्क्वायर होगा जब भी तो स्क्वायर की पावर से इसकी 2 पावर कट के वो बाहर आएगा। तो या तो वो पूर्ण वर्ग हो सकता है, पूर्ण वर्ग होगा तो क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। और पूर्ण वर्ग नहीं होगा मतलब अपूर्ण वर्ग है, अपूर्ण वर्ग है तो फिर वो क्या होगा, करनी के अंदर ही रह जाएगा। अगर क्या है कि वो पूर्ण वर्ग है तो संख्या क्या होगी हमारी, संख्या होगी हमारी परिमेय संख्या। कौन सी, परिमेय संख्या। और अगर अपूर्ण वर्ग है तो क्या होगा, हमारे मूल कैसे होंगे, अपरिमेय होंगे, अपरिमेय। परिमेय अपरिमेय क्या है, परिमेय मतलब कि जिसमें करनी वगैरह नहीं होगी उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय। जिसमें करनी नहीं होगी उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होगी, जिसमें करनी होगी। तो या तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा, करनी से बाहर आएगा, करनी से बाहर आएगा तो फिर करनी हट जाएगी हमारी, तो क्या बन जाएगा, परिमेय संख्या बन जाएगी हमारी, ठीक है। जोड़ेंगे घटाएंगे डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या ही रहेगी। लेकिन अपरिमेय संख्या में क्या होगा, करनी रहेगी क्योंकि वो बाहर नहीं आ पाएगी, संख्या बाहर नहीं आ पाएगी मतलब करनी रहेगी तो वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो आइए देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन ताकि आपको इसमें क्लियरिटी आ जाए। मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करना है कि इनके मूल कैसे होंगे ये बताना है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ ए बी और सी, ए का मान कितना है 1, बी का मान कितना है -1 और सी का मान कितना है -6। यहाँ पर आपको रखना है क्योंकि आपको मूलों की प्रकृति बताना है, मतलब क्या करना है, विविक्त कर ज्ञात करना है। विविक्त कर ज्ञात करें आपने, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर, बी का मान कितना है -1 उसका स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 गुणा सी कितना है -6, कितना हो गया ये, -1 का स्क्वायर +1 माइनस इंटू माइनस कितना हो गया प्लस, 6 चुके 24, कितना आ गया ये 25, कितना आ गया 25। तो 25 क्या है हमारा, 0 से बड़ा है, 0 से क्या है बड़ा है। इसका मतलब कि दोनों मूल क्या होंगे, पहली बात तो अल्फ़ा बराबर नहीं होगा बीटा के, क्योंकि यहाँ हमारा 0 के बराबर नहीं, तो अल्फ़ा बराबर नहीं होगा बीटा के। दूसरा ये दोनों कैसे होंगे, अल्फ़ा बराबर नहीं होगा बीटा के, और वास्तविक होंगे, ठीक है। कैसे होंगे, वास्तविक, क्योंकि क्या है बड़ी संख्या, वास्तविक, वास्तविक। और क्योंकि हमारा क्या है पूर्ण वर्ग है, 25 क्या है हमारा 5 का स्क्वायर है, 25 क्या है हमारा 5 का स्क्वायर है, 25 दिख रहा है आपको 5 का स्क्वायर, इसलिए ये क्या होंगे, इसलिए ये होंगे हमारे परिमेय, ठीक है। तो अल्फा और बीटा हमारे कैसे होंगे, बराबर नहीं होंगे, वास्तविक होंगे रियल, और क्या होंगे परिमेय होंगे, मतलब रेशनल नंबर होंगे। दूसरा देखते हैं, x² + 3x - 2 = 0, इसमें ज्ञात करना। इसमें आपने देखिए बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 -4 इंटू 1 इंटू ये माइनस का 2, ठीक है। 4ac कितना हो गया 9 माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 8, ये हो गया कितना 17। तो अल्फ़ा बराबर नहीं होगा बीटा के, मतलब दोनों मूल अलग अलग होंगे, वास्तविक होंगे, और क्योंकि 17 क्या है हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, 17 किसी का वर्ग क्या नहीं है, इसका मतलब क्या होंगे ये अपरिमेय होंगे, अपरिमेय, मतलब कि इसके जो मूल आएंगे वो करनी में आएंगे, करनी के फॉर्म में रहेंगे, मतलब ये हमारा बाहर नहीं आएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो, बी स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना आ गया 2, सी कितना आ गया 7, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस ये कितना हो गया 8 7 56,
तो आपको दिख रहा है कि ये जो आ रहा है हमारा ये नेगेटिव में आएगा। कितना आ रहा है ये? -40। तो -40 क्या होता है? 0 से छोटा। -40 क्या है? 0 से छोटा। इसलिए क्या होगा? ये अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या होंगे? हमारे इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होंगे, काल्पनिक। फिर काल्पनिक में तो अपरिमेय परिमेय की वही। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।